ठीक है, सही है इतना? क्या हम दिख रहे हैं इसमें? वहां से नहीं दिखेंगे, दिख रहे हैं? बोर्ड दिख रहा है आप लोगों को? ठीक। तो हम बात कर रहे थे प्लेटो की, है ना? और प्लेटो के न्याय सिद्धांत की, है ना? प्लेटो का न्याय क्या कहता है, क्या है अकॉर्डिंग टू प्लेटो के हिसाब से? हमने उसकी जस्टिस थ्योरी की बात की, है ना? मतलब जिसको या जिस वर्ग को जो कार्य असाइंड है वही करे, दूसरे कार्यों में हस्तक्षेप ना करे, तभी न्याय समाज में स्टैब्लिश हो पाएगा, है ना? और क्या होना चाहिए? प्लेटो का जो पूरा सिद्धांत है, आपने अभी पढ़ा कि वो नैतिकता पे बेस्ड है ना? किस पे बेस्ड है? नैतिकता पे। और प्लेटो कानून या संविधान की बात नहीं करता है, प्लेटो नैतिकता की बात करता है, दर्शन की बात करता है, क्योंकि वह कहता है कि जो कानून है या संविधान है वो एक भ्रष्ट समाज के लिए होता है, एक नैतिक समाज के लिए कानून की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है? जैसे वर्तमान समय में हालांकि हम लोग कानूनों के माध्यम से गवर्न होते हैं ना, लेकिन क्यों गवर्न होते हैं कानूनों के माध्यम से? क्योंकि व्यक्ति नैतिक नहीं है। समाज में अपराध क्यों है? नैतिकता की कमी की वजह से। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे व्यक्ति ही अनैतिक हैं, सारे व्यक्ति ही भ्रष्ट हैं। अगर सारे व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएंगे तो सरकार कंट्रोल नहीं कर पाएगी। आप देखोगे समाज में पुलिस की जरूरत है, पुलिस है, लेकिन पुलिस काम कब कर पा रही है? जब कुछ लोग भ्रष्ट हैं, जैसे कुछ लोग करप्ट हैं, कुछ लोग चोर हैं, कुछ लोग अपराधी हैं। अगर सारे ही लोग हो जाएंगे तो क्या पुलिस कंट्रोल कर पाएगी? पुलिस तो लिमिटेड है, 10-20 लाख, लोग तो 150 करोड़ हैं। तो अभी भी समाज में नैतिक लोग ही ज्यादा हैं, भले वो पढ़े लिखे ना हो, स्कूल कॉलेज ना गए हों, लेकिन नैतिकता उनके अंदर से इल्मिड होती है। जैसे आप किसी भी ऐसे अनपढ़ इंसान से मिले और उसको कहे कि जाओ उसका मर्डर कर दो, क्या वो कर देगा जाके? वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, ये तो गलत बात है, ये नहीं करेंगे। ये गलत बात है कैसे जान रहा है वो? अपने आत्मा से, अपने नैतिक विचारों के माध्यम से। तो प्लेटो का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो व्यक्तियों को नैतिक बनाने की तरफ है। मतलब वो इंटरनल चेंजेस की बात करता है, ना कि एक्सटर्नल चेंजेस की। ये जो बाकी सारा सिस्टम है, पुलिस हो गया, मिलिट्री हो गया, कानून हो गया, ये एक ऐसा सिस्टम है एक्सटर्नल है, मतलब बाहर से आपको कंट्रोल करेगा। और अगर व्यक्ति भीतर से ही कंट्रोल हो जाए तो उसको इस बाहरी कंट्रोल की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। जैसे गांधी के लिए किसी कानून की जरूरत नहीं है। गांधी तो कानूनों का, सरकारों का विरोध करते थे, बोलते थे ये शोषण के तत्व हैं, ये शोषण के कारण, क्योंकि वो कैसे थे? नैतिक थे, वो इंटरनल खुद से कंट्रोल थे। तो प्लेटो का मेन कॉन्सेप्ट इसी पे है। और कोई भी देश तभी स्टैब्लिश हो पाता है, तभी लंबा चल पाता है, विकास कर पाता है, जब उसके नागरिक नैतिक हो। अगर नागरिक सही नहीं है तो कोई भी देश फेल हो जाता है, फेलियर की तरफ बढ़ता है, फेल्ड स्टेट की तरफ। ठीक है? तो कुछ आपको मैं लिखाया भी था, क्या लिखाया था? तो 3 वर्ग हैं, आप ध्यान रखना प्लेटो के। कौन कौन से? एक तो जिसके अंतर्गत विवेक की प्रधानता है, वो क्या बनेगा? शासक वर्ग। जिसके अंतर्गत साहस की प्रधानता है वो क्या बनेगा? सैनिक वर्ग। और जिसके अंतर्गत तृष्णा या इच्छा की प्रधानता है वो क्या बनेगा? उत्पादक वर्ग। ठीक है? अब ये पहचाने कैसे जाएंगे? शिक्षा के माध्यम से। ठीक है? आपने, लेकिन हर व्यक्ति को वही काम असाइंड हो जो उसकी आत्मा का गुण है, जैसा उसका स्वभाव है। अब जैसे मान लो ये व्यापारी वर्ग को अगर आप सैनिक में लगा दोगे तो क्या करेगा? ये बंदूक चला पाएगा? ये तुरंत डर के भाग जाएगा। व्यापारी वर्ग को अगर आप प्रशासन में लगा दोगे तो प्रशासन चल पाएगा? वो पूरा देश बेच देगा। ठीक है? अब वर्तमान समय में समस्याएं क्यों आ रही हैं? वर्तमान समय में समस्याएं इसलिए आ रही हैं कि हर वर्ग शासक वर्ग में बन जाना चाहता है, शासक वर्ग बनना चाहता है।
प्लेटो ने कहा था कि वही व्यवस्था या वही देश सबसे अच्छा सिस्टम चला पाएगा या स्थिरता के साथ चल पाएगा जहां शासक वर्ग बनने की इच्छा कम से कम लोगों के बीच में हो। और शासक वर्ग में उसको जाना चाहिए जिसको शासन करने की इच्छा ही ना हो। किसको जाना चाहिए? तो फिर उसको क्यों दिया जाएगा? क्योंकि वही सबसे बुद्धिमान प्राणी है, क्योंकि वही सबसे नैतिक प्राणी है, वही सबसे योग्य प्राणी है। यस, उसके अंदर इच्छा नहीं है, उसके अंदर चाह नहीं है कि नहीं हमको करना है, हमको लूटना है, हमको ये करना है, लेकिन वो सबसे नैतिक है, वो सबसे योग्य है, वो सबसे दार्शनिक है। इस वजह से उसको काम देना चाहिए। बात समझ आ रही है? मतलब जिसका पेट भरा होगा तो फिर तो खाएगा नहीं ना, तो वो संतुष्ट प्राणी हो। तो प्लेटो ज्यादातर बातें करता है इंटरनल रिफॉर्म्स की, ना कि एक्सटर्नल रिफॉर्म्स की। ठीक है, वो कहता है कि ये जो अपराध हो रहे हैं ना, कानून नहीं रोक पाएंगे इनको। आज भी देखो अपराध बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं दिनों दिन? क्या कानून की कमी है? क्या कानून तो बहुत ही स्ट्रांग है। रेप हो गया, डकैती हो गया, इस पे तो हत्या हो गया, इस पे एक तरह से फांसी का प्रोविजन है। लेकिन क्या ये सब रुक गए हैं? क्या लोग डर गए इनसे? नहीं डरे। तो इससे प्रूफ होता है कि कानून व्यक्ति को जो बिहेवियर है उसको नहीं बदल पा रहे। ठीक है, और जब तक व्यक्ति का बिहेवियर नहीं बदलेगा, जब तक व्यक्ति नैतिक नहीं होगा, व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी। इसलिए व्यक्ति का नैतिक होना जरूरी है। जैसे कोई व्यक्ति अपराध करके जेल में जाता है तो जेल में कौन मिलता है उनको? पुलिस वाले। जबकि जेल में पुलिस से ज्यादा किसकी जरूरत है? जेल में पुलिस से ज्यादा शिक्षकों की जरूरत है, फिलोसफर्स की जरूरत है, दार्शनिकों की जरूरत है कि वो उनको उनके बिहेवियर को बदलें, उनके अंदर कुछ नैतिकता लाएं। और आप किसी को मार के या किसी को डरा के उसके बिहेवियर को नहीं बदल सकते। वो कुछ समय के लिए लगेगा कि हाँ आपके सामने दिखावा करेगा कि नहीं नहीं हम मान गए, लेकिन वो अंदर से नहीं बदलेगा, वो बल्कि और उसका रिवेंज लेगा, बदला लेगा। तो व्यक्ति को बदलने के लिए क्या चाहिए? टीचिंग। सबसे ज्यादा प्लेटो फोकस करता है किस पे? शिक्षा पे, कि शिक्षा के माध्यम से ही आप व्यक्ति को नैतिक बना सकते हो और व्यक्ति को एक अच्छा सिटीजन बना सकते हो जो देश के विकास में सहयोगी होगा। बात समझ में आ रही? और कम से कम लोग ऐसे हों जो कम से कम लोग ऐसे हों जो शासन करने की चाह रखते हो। ठीक है, जैसे आज अभी आपको कह दिया जाए कि अगर आप लोग आईएएस बनोगे या कि नेता या प्रधानमंत्री या मंत्री बनोगे तो आप शादी नहीं करोगे, आपकी अपनी कोई फैमिली नहीं होगी, आपकी अपनी कोई प्रॉपर्टी नहीं होगी, तो फिर कितने लोग जाना चाहेंगे? फिर भी वो वही लोग जाना चाहेंगे जो जेन्युइन, जिनके अंतर्गत वो चाह है, वो इच्छा है, या कि वो एक तरह से उनका स्वभाव है। बाकी लोग किस लिए जाना चाहते हैं? बाकी लोगों का सबसे बड़ा मोटिवेशन क्या है कि हम इतना सारा पावर और मनी इकट्ठा करेंगे और फिर दिखावा करेंगे समाज में। ठीक है, तो जिसका जो स्वभाव हो उसको वही काम दो, ये राज्य की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है। लेकिन आजकल ज्यादातर व्यक्ति अपने स्वभाव के विपरीत काम कर रहे हैं। उनका वो स्वभाव नहीं है, उनकी वो मन नहीं है, लेकिन उनको जरूरत है पैसे की। आजकल समाज में देखते हो ना कितना ज्यादा स्ट्रेस है, एंजाइटी है। लोग 5 दिन काम करेंगे, छठे 7वें दिन सैटरडे संडे बोलेंगे चलो पार्टी करने चलते हैं, एंजॉय करने चलते हैं, खूब जाएंगे सैटरडे नाइट, है ना, शनिवार राती मुझे नींद नहीं आती, पब में जाएंगे, बार में जाएंगे, दारू पिएंगे, डांस करेंगे। भाई उनको क्या लग रहा है कि हम अपने आप को रिचार्ज कर रहे हैं, अपने आप को एंजॉय कर रहे हैं। लेकिन अगले दिन मंडे फिर जाएंगे, फिर डिस्चार्ज हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनका स्वभाव नहीं है काम करने का, लेकिन वो मजबूरी में कर रहे हैं, उनको उनके स्वभाव के अनुसार काम मिला नहीं। और यही समाज में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ज्यादातर व्यक्ति जो होना चाहते थे, जो करना चाहते थे, वो कर नहीं पा रहे। इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं, कई सारे रीजंस हैं। कुछ तो समाज, परिवार, घर वाले भी ऐसा बना देते हैं बच्चों को। बच्चे का बनने का कुछ और मन है, फैमिली, समाज, सोसाइटी का प्रेशर कुछ और है, तो वो उस चक्कर में बन जाता है और जिंदगी भर झेलता रहता है कि मैं क्या करूं, परेशान रहता है। तो इन सबसे मुक्ति का इलाज वही है कि व्यक्ति के स्वभाव को पहले पहचानिए। और व्यक्ति के स्वभाव की पहचान कैसे होगी? शिक्षा के माध्यम से।
शिक्षा आपने देखा अभी पहले, अभी आप पढ़ोगे कि 10 से लेके 20 ईयर तक शुरुआती, मतलब उसकी शिक्षा 10 ईयर से शुरू होती है। 10 साल तक का बच्चा कहीं स्कूल नहीं जाएगा, 10 साल के बाद ही जाएगा वो। 10 साल तक बच्चा अपना बचपना जिए। आजकल बच्चे अपना बचपना नहीं जी पा रहे हैं। तीसरी चौथी 3 साल 4 साल के हुए नहीं कि स्कूल। प्लेटो के अकॉर्डिंग 10 साल के बाद ही स्कूल जाएगा, और वो 10 साल से 20 साल तक कोई किताब नहीं पढ़ेगा कि उसको मैथमेटिक्स पढ़ाओ, इंग्लिश पढ़ाओ, साइंस पढ़ाओ, ये कुछ नहीं पढ़ेगा। यस, वो सिर्फ शारीरिक शिक्षा, व्यायाम करेगा और म्यूजिक सुनेगा, गाना सुनेगा शानदार। आप लोग सॉन्ग सुनते हो? तो सॉन्ग एक एक्चुअल में मेडिटेशन है। आपके ब्रेन को ये एक तरह से एक्टिवेट कर देता है। तो वो म्यूजिक सुनेगा और घूमेगा फिरेगा, रस्सा खींच करेगा, कबड्डी खेलेगा, दौड़ेगा, ये सब करेगा। इसके बाद फिर डिसाइड होगा कि अब उसको क्या करना है। ठीक है, तो वो एक तरह से व्यक्तियों के ऊपर फोकस करता है, ना कि बाहरी चीजों पे। लेकिन आज का फोकस बाहरी चीजों पे ज्यादा है, व्यक्तियों पे कम है, इसीलिए समस्याएं। तो मैंने कुछ आपको इसमें बता लिखा दिया था क्या? ठीक है ठीक है ठीक है। अब आप लिखिए राज्य की उत्पत्ति। प्लेटो के अनुसार राज्य की उत्पत्ति। ठीक है, जो ये सबसे अच्छा इसका कॉन्सेप्ट था ना, कम्युनिज्म ऑफ फैमिली एंड प्रॉपर्टी, कि कोई प्रॉपर्टी नहीं रखेगा, वो सिर्फ समाज को ही डेडिकेटेड रहेगा, एक तरह से समाज के लिए काम करेगा। ये एक इंडिया में जो इंडियन फिलॉसफी है, जैसे सन्यासी आदमी को देखा है आपने, जो सारे इन मोह माया से मुक्त है, वो खुश रहता है। क्यों? क्योंकि उसके पास किसी चिंता नहीं, किसी बात की चिंता नहीं है उसको। कि व्यापारी आदमी को देखे हो आप, वो हमेशा चिंता में रहता है। क्यों? क्योंकि उसका दिमाग शेयर पे लगा है, शेयर मार्केट में। उसका दिमाग अपने बिजनेस पे लगा है कि ये लॉस हो गया, ये फायदा हो गया, वहां सामान नहीं पहुंचा, वहां सामान नहीं पहुंचा, इतना ऑर्डर आ गया, हम दे नहीं पा रहे हैं। उसको टेंशन है इस बात का। सन्यासी आदमी मुक्त है। वो कह रहा है पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमारे पास तो राम रतन है, हाँ, लेकिन वो राम रतन धन बैंक में नहीं जमा होगा। ठीक है, कि वो बैंक में जाए और बोले भैया जमा कर लो मेरा राम रतन धन। राम रतन धन तो बैंक में जमा होगा नहीं, वो उसके दिमाग में है, उसके स्वभाव में है। तो जो खुशी है, जो एक तरह से हैप्पीनेस है, ये स्वभाव की बात है। जैसे कभी कभी कुछ ज्यादातर बच्चे, जब हम भी आपकी उम्र में थे, ऐसा सोचते थे कि जब कुछ बन जाएंगे ना तब खुश होंगे, तब एंजॉय करेंगे। वो कभी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बात आपके स्वभाव की है। अगर आप आज खुश नहीं हो तो आप कुछ बन जाने के बाद भी खुश नहीं होंगे। तो इसीलिए कुछ मोमेंट को हमेशा जीते रहना चाहिए, आपके स्वभाव की बात होती है। ये मत सोचो कि हम कभी फ्यूचर में ऐसा हो जाएगा तब हम वैसा होंगे, वैसा नहीं होने वाला है। परेशानी रहोगे आप। अगर आज आप खुश हो तो बाद में भी आप खुश रहोगे, कुछ भी करोगे। ठीक है, तो ये सारा चीजें क्या है? अपने स्वभाव की है। तो इसमें लिखिए राज्य प्लेटो के अनुसार, ये सारी बात प्लेटो कह रहा है, मेरी बातें नहीं है। ठीक है, ये प्लेटो की बातें हैं। राज्य के प्लेटो के अनुसार राज्य एक प्राकृतिक संस्था है और यह विकास का परिणाम है। कैसी संस्था है भाई? प्राकृतिक संस्था है और विकास का परिणाम है, मतलब डेवलपमेंट हुआ है राज्य का। एक दिन में ऐसी व्यवस्था नहीं बनी। आज जिस आप मॉडल में रह रहे हो, क्या यह सीधे सीधे एक दिन में बन गई है? लगातार अभी भी इसमें विकास हो रहा है, अभी भी इसमें क्या हो रहा है? रिफॉर्म्स हो रहे हैं, डेवलपमेंट हो रहा है। ठीक है, प्राकृतिक संस्था है और यह क्या है? विकास का परिणाम है। प्लेटो के अनुसार राज्य नैतिक है। प्लेटो के अनुसार राज्य कैसा है? नैतिक है। अब देखो, राज्य नैतिक होगा तो सारे व्यक्ति नैतिक हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि राजा जो बना है, जो फिलोसफर किंग बना है, वो किसी कानून से, संविधान से गवर्न नहीं होगा। ठीक है, वो जो बोलेगा वही कानून होगा, वही संविधान होगा, क्योंकि वो कुछ गलत बोलेगा ही नहीं कभी। क्योंकि वो कैसा आदमी है? नैतिक आदमी है, दार्शनिक आदमी।
ठीक है, तो लिख लिया आपने। प्लेटो के राज्य में कानून और दंड को कोई स्थान प्राप्त नहीं है। ना तो कानून की जगह है ना दंड की, और आज के राज्य में यही है। ठीक है, आज हर व्यक्ति कहता है कि दंड इतना कठोर बना दो कि लोग डर जाए, कानून इतना कठोर बना दो कि लोग डर जाए, ऐसा कहते हैं ना। जब कोई अपराध हो जाता है, बहुत बड़ी घटना हो जाती है, तो लोग किसको दोष देते हैं? कानून को। कहें कानून सही नहीं है हमारे देश में, दंड सही नहीं है हमारे देश में। लेकिन इनसे समाधान होने ही वाला नहीं है। कितना भी अच्छा कानून बना लो आप, कितने भी कड़ी से कड़ी दंड की व्यवस्था कर लो आप, तो बदलाव कैसे होगा? बदलाव होगा नैतिकता से, नैतिक चीजों से। व्यक्ति अगर नैतिक हो गया, आप अगर नैतिक हो गए, तो बेसिक नेचर ही तो बात हो रही है उसी को, कि हम बेसिक नेचर ही अगर उसको हम नैतिक कर बना दें, वो लोभी ना हो, लालची ना हो, दूसरे का बुरा करने वाला ना हो। जैसे आप जा रहे होते हो ट्रैफिक चौराहे पे, आपने देखा कि रेड लाइट है, फिर भी आप धन से चले जा रहे हो। आपने देखा कि वहां कोई पुलिस वाला नहीं खड़ा है, तो आप फट से निकल गए, है ना, ऐसा होता है। लेकिन अगर आप वही नैतिक व्यक्ति होते तो आप कहते कि मैं ऐसे नहीं जाऊंगा, मैं ऐसे नहीं जाऊंगा। कहीं भी आप कचरा फेंक दे रहे हो, कुछ भी खाए और फेंक दिया, पॉल्यूटेड कर दिया, पॉल्यूशन फैला दिया, अगर आप नैतिक होते तो ऐसा ना करते। आज ये सारी दुनिया नैतिकता की कमी की वजह से जूझ रही है, इतनी सारी समस्याएं। इपिस्टेन फाइल्स आप देख ही रहे हो, चर्चाओं में है? ये इतने खतरनाक कांड क्यों हो पा रहे हैं? नैतिकता की कमी, है ना। वो एक साइंटिस्ट थे, उनका क्या नाम था? स्टीफन हॉकिंग्स का भी नाम तो है उसमें। अब आप लोग शॉक्ड होंगे, वो आदमी तो, उसका कोई पुर्जा नहीं काम करता शरीर का, वो चल भी नहीं पाता, उसका सिर्फ दिमाग काम करता है। तो वो वहां क्या करने गया है भाई? नहीं, वो तो ये तो प्रूफ है कि वो तो गया है वहां पे, लेकिन वो कर क्या कर रहा है? तो ये नैतिकता की कमी। ठीक है, क्या पता उसको देख के या महसूस करके ही कुछ आनंद की अनुभूति हो रही हो, है ना। न्यूज वाले तो यही बता रहे हैं, उसको देख के ही मजा आ रहा था। अच्छा ठीक है, तो ये क्या है? ये दिखाता है कि आप एक फील्ड में, भले आपका दिमाग साइंस में बड़ा काम कर रहा हो, आपने बहुत सारे इन्वेंशन कर लिए हो, लेकिन आप नैतिक नहीं है, तो वो सही नहीं है चीजें। जैसे न्यूक्लियर बॉम्ब्स की खोज करने वाले जो लोग थे, पाकिस्तान के एटॉमिक जो इन्वेंशन था, जो एटॉमिक बॉम्ब का बनाया जिसने, वो बहुत टैलेंटेड आदमी था। टैलेंट तो था उसके अंदर, इसने न्यूक्लियर बॉम्ब बना दिए, लेकिन नैतिकता नहीं थी उसके अंदर। उसने बहुत सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेच दी। अब न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी बेचने वाली चीज नहीं है। ऐसा आरोप है कि उसने नॉर्थ कोरिया को बेचा, उसने ईरान को बेचा, उसने सूडान को बेचा। तो इससे क्या होगा? दुनिया तो विनाश के गर्त में चली जाएगी ना। अगर सबके पास न्यूक्लियर बॉम्ब्स आएंगे, सब एक दूसरे के ऊपर चला देंगे, तो दुनिया खत्म। तो दुनिया को सिर्फ एक ही तरीके से बचाया जा सकता है, वो है नैतिकता, और जिसका लगातार ह्रास हो रहा है। आज के जमाने में, आज के टाइम पे, अब ईमानदार लोग वही बचे हैं जिनको मौका नहीं मिला है। असली ईमानदार तो वो हैं जो मौका मिलने पे भी गलत ना करें। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ईमानदार इसलिए हैं बाय चांस, क्योंकि उनको मौका ही नहीं मिला। बाय चॉइस नहीं है वो। असली पहचान तो उनकी कब होगी? जब उनको मौका मिले और कुछ गलत ना करें, तब ये कहेंगे कि हाँ, ये बाय चॉइस ईमानदार है, बाय चॉइस ऑनेस्ट। लेकिन बहुत कम लोग हैं ऐसे, बहुत रेयर है। नो डाउट हैं, ऐसा नहीं है कि अनैतिक लोग ही ज्यादा हैं, दुष्ट लोग ही ज्यादा हैं। अभी भी अच्छे लोग ही ज्यादा संख्या में हैं, इसीलिए ये दुनिया चल रही है। जिस दिन अनैतिक और बुरे लोग ज्यादा हो जाएंगे, दुनिया संकट में आ जाएगी। और जो दिख रहा है ना। तो इसलिए वजह क्या है कि हमारी एजुकेशन सिस्टम, आज हम एजुकेशन सिस्टम में लोगों को नैतिक होना सिखा ही नहीं रहे हैं। हम क्या सिखा रहे हैं? पैसे कमाना, पैसे वाली एजुकेशन, रोजगार वाली एजुकेशन हो गई है ना।
शिक्षा का काम लोगों को नैतिक बनाना था, सद्गुणी बनाना था, एक अच्छा व्यक्ति बनाना था। रोजगार मार्केट बाद का काम था, लेकिन आज प्राइमरी वही हो गया है। आपके घर वाले भी, आपके मेंटर भी यही कहेंगे कि ऐसा कुछ काम करो जिससे पैसे बनाओ, बस ये पढ़ाई लिखाई सब बकवास की बात, कुछ नहीं होगा इससे। तो फिर इसी वजह से समाज ऐसा डिस्टॉर्टेड हो गया है। ऐसे ऐसे लोग इस देश के गार्जियन हो गए हैं। देश का गार्जियन समझते हो? जिनको आप अपना या अपने भाई का, अपने बच्चे का गार्जियन बनाना नहीं चाहोगे, वो देश के गार्जियन है। मतलब वो प्रधानमंत्री हैं, वो मुख्यमंत्री हैं, वो सांसद हैं, वो विधायक हैं। अगर ये मौका मिले कि आप उनको अपना गार्जियन बना लोगे कि हमारे मेंटर बन जाओ, आप हमको कैसे जीवन जीना है, कैसे चलना है, आप मुझे गाइड करना, बनाओगे? नहीं बनाओगे। देश का शिक्षा मंत्री वो बन जाता है जो 8वीं पास नहीं है। एक बार स्मृति ईरानी जब शिक्षा मंत्री थी, MHRD, मानव संसाधन मंत्री, दिल्ली विश्वविद्यालय के एक प्रोफेसर से उनकी बहस हो गई, क्योंकि शिक्षा मंत्री देश के सारी यूनिवर्सिटीज को एक तरह से देखता है, गवर्न करता है, ठीक है, मीटिंग लेता है सबकी। तो किसी मीटिंग में उन्होंने कुछ ऐसा इंस्ट्रक्शन दिया होगा, तो प्रोफेसर साहब नाराज हो गए, बोले कि आप मुझे नहीं सिखा सकते, ठीक है, खुद तो 8वीं 10वीं पास नहीं है। तो उन्होंने क्या बोला पलट के? उन्होंने बोला मैं ही आपको सिखाऊंगी, क्योंकि मैं इस पोस्ट पे बैठी हुई हूं, मैटर नहीं करता कि मैं 8वीं पास, तो पावर है उसके पास। भले वो उधर नेट हो, PhD हो, प्रोफेसर हो, फर्क नहीं पड़ता। वो 8वीं पास जो गाइड करेगा, जो बोल देगा, ऑर्डर देगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा। तो देश में शिक्षा व्यवस्था का बंटाधार है। आज के शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान। हाँ, धर्मेंद्र प्रधान की थोड़ा सा क्वालिफिकेशन है, ठीक है, आप उनको देखोगे तो वो MA है, शायद BA है, ठीक है, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं है कोई बहुत बड़े क्वालिफाइड हो गए, उनसे भी बड़े क्वालिफाइड लोग, लेकिन शिक्षा मंत्री तो वही है। देश की सारी यूनिवर्सिटीज, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो भी हैं, सारे इंस्टीट्यूशंस वही गवर्न कर रहे हैं, वही सारे डिसीजन दे रहे हैं, ठीक है। तो आगे लिखिए, आगे लिखिए, क्या कर रहे हैं? नहीं तो जब तक क्लास चल रही है कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए, और क्लास में आइए तो पूछ के आइए, ठीक है, ध्यान रखिए अगली बार से। लिखिए, प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है क्योंकि वह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है। प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है क्योंकि वह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है, जो वास्तविकता को देखता है। प्लेटो का राज्य नैतिक इसलिए है क्योंकि वह एक दार्शनिक राजा द्वारा शासित होता है, जो वास्तविकता को देखता है। प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है। अब ये अधिनायकवाद क्या है, लिख लो। प्लेटो की शासन प्रणाली विवेकशील अधिनायकवाद कहलाती है, ठीक है, लिख लिया। आगे लिखिए, प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है। प्लेटो के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपना अपना हक दिलाना ही न्याय है, और न्याय सिद्धांत व्यक्ति की आत्मा का गुण है। न्याय किसका गुण है? आत्मा का गुण है, यस, ठीक है। व्यक्ति एक्चुअल में न्यायिक होना चाहता है, ठीक है, वो मूल रूप से नैतिक है। मतलब प्लेटो का मानना यह है कि व्यक्ति मूल रूप से ही नैतिक है,
लेकिन कभी कभी वो एक्सटर्नल चीजों के प्रभाव में आके अनैतिक हो जाता है। समझ रहे हो? आपने भी सुना होगा, कुछ लोग कहते हैं कि आदमी बुरा नहीं है, परिस्थितियों ने इसको बुरा बना दिया है ना? कि व्यक्ति मूल रूप से गलत नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी कंडीशंस, तो ऐसी कंडीशंस ना आने पाए, है ना? आपने वो वाली, बहुत भारत में तो बहुत सारी मूवी बनती हैं कि कोई डकैत क्यों बन गया, डकैत वाली मूवी बहुत आती थी, क्यों? उसके साथ गलत हुआ था, है ना? फूलन देवी वाली मूवी आपको याद होगी, फूलन देवी ने बंदूक क्यों उठाई? क्योंकि उसके साथ गलत हुआ था। तो अब वो कोई भी व्यक्ति ऐसे गलत होना नहीं चाहता, लेकिन जब ऐसी कंडीशंस आती हैं तो उसको गलत होना पड़ता है, वो सारी चीजें करनी पड़ती है, तो ऐसी कंडीशंस ना आने पाए। ठीक है? अगर हर व्यक्ति मोरल हो जाएगा, नैतिक हो जाएगा, तो दूसरे का शोषण करेगा नहीं, तो फिर दूसरा भी उसका रिवेंज नहीं लेगा। ठीक है? तो मेन मामला ये है। अब आगे लिखिए, आगे मामला ये है, लिखिए। प्लेटो की बुक तो याद है ना? कौन सी मेन बुक है उसकी? द रिपब्लिक। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लिखिए। प्लेटो तत्कालीन यूनानी समाज में प्रचलित न्याय का खंडन करता है, मतलब उस समय जो भी न्याय व्यवस्था प्रचलित थी उसका खंडन करता है। प्लेटो तत्कालीन यूनानी समाज में प्रचलित न्याय व्यवस्था का क्या करता है भाई? खंडन करता है। वो तो बहुत सारे न्याय, बहुत सारी रूढ़ियों, बहुत सारे संस्कारों और धार्मिक कुरीतियों का भी खंडन करता है। तत्कालिक जो थे प्रचलित न्याय सिद्धांत का खंडन करता है, जिसका प्रतिपादन, मतलब जो उस टाइम पे न्याय चल रहा था उसका प्रतिपादन किया था सोफिस्टों ने। सोफिस्ट सोफिस्ट पॉलीमार्कस, यस, सोफिस्टों ने, पॉलीमार्कस ने और थ्रेसीमेकस ने, थ्रेसीमेकस एंड ग्लूकॉन ने किया था। मतलब ये उस टाइम पे जो न्याय चल रहा था उसका प्रतिपादन इन लोगों ने किया था। इन सबके न्याय का उन्होंने खंडन कर दिया। अभी बताऊंगा कि इन लोग क्या कहना चाह रहे थे। मतलब पॉलीमार्कस के अनुसार न्याय क्या है, थ्रेसीमेकस के अनुसार क्या है, सोफिस्टों के अनुसार क्या है, ये सब उस टाइम पे प्रचलित न्याय जो चल रहे थे समाज में, नॉर्म्स जो चल रहे थे, इन्होंने दिए थे। तो इनके सबके नॉर्म्स को खंडन करता है, कि बोलता है ये सब बकवास है। ठीक है? जैसे लिखिए, सोफिस्टों के अनुसार, सोफिस्टों के अनुसार सत्य बोलना व ऋण चुकाना ही न्याय है। इन्होंने ऐसा कहा था कि भाई जो सत्य बोले और जो अपना ऋण चुका दे वही न्यायी व्यक्ति है। ठीक है? सत्य बोलना और ऋण चुकाना। ठीक है? आप लोग ऋण लिए हो, किसी से कर्ज लिए हो? कर्ज लेना भारतीय समाज में अच्छा माना जाता है, बुरा माना जाता है? क्यों? क्या कहते हैं कि अगर इस जमाने में आप कर्ज नहीं चुका पाए इस जन्म में, तो अगले जन्म में बैल बनोगे, कुत्ता बनोगे? ये भी नैतिकता की वजह से ऐसी कथन आए हैं कि व्यक्ति दूसरे का पैसा ना खाए। अगर आपने मजबूरी में किसी ने आपकी हेल्प की है तो आप उसका पैसा लौटा दें। इस जितने भी ये कहावतें किदंतियां बनती हैं ना, उसमें बहुत सारी चीजें नैतिकता की होती हैं, आपको सिखाने के लिए। ठीक है? वो सिर्फ एक अच्छा समाज बनाने के लिए। ठीक है? अब अगला जन्म कब होगा नहीं होगा ये किसी को नहीं पता है, लेकिन सब लोग बातें क्यों करते हैं? क्योंकि व्यक्ति गलत ना करे, उसको डर हो इस बात का कि भाई अगर गलत किए तो अगला जन्म भी बर्बाद हो जाएगा। और जो इस जन्म में सफर कर रहे हैं ना बहुत सारे लोग, उनको कहते हैं तुमने अगले जन्म में कुछ पुराने जन्म में कुछ बुरा किया होगा। ये हमारे जो धार्मिक गुरु हैं ना, वो ज्यादातर सिखा देते हैं लोगों को कि तुम्हारा प्रारब्ध बहुत खराब है, पूर्व जन्म में तुमने बहुत पाप किए होंगे, इसलिए इस जन्म में तुम ऐसा भुगत रहे, है ना? तो फिर वो कहेंगे अगर इस जन्म को भी अच्छा बनाना चाहते हो, अगले जन्म को भी अच्छा बनाना चाहते हो, तो जैसा मैं कह रहा हूं तुम वैसा करो। ठीक है? तो अब देखो, जिसको कहीं सहारा नहीं मिल रहा है, वो परेशान है, उसको कुछ भी सहारा मिल जाए।
डूबते को तिनके का सहारा। ठीक है। ठीक है, मतलब वही है, मीनिंग वही है कि जिसको कोई सहारा नहीं मिल रहा है उसको छोटा सा तिनके का भी सहारा मिल गया तो बहुत है ना। तो लिखिए, लिख लिया आपने, लिख लिया आपने, क्या लिखा कि सत्य बोलना ऋण चुकाना ही न्याय है। प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया, प्लेटो ने इस मान्यता का खंडन किया, बोले कि ये बकवास है। क्यों? प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं और प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता है। प्लेटो के अनुसार सत्य का पूर्ण ज्ञान परंपराओं और प्रथाओं से प्राप्त नहीं होता है। अब देखो, आपकी नजर में सत्य क्या है? आपकी नजर में ट्रुथ क्या है भाई? जानते हो कि सत्य क्या है? आपको जो बताया गया है, जो आपने समझा है, देखा है, वही तो जान रहे हो। एक्चुअल ट्रुथ क्या है वो तो पता नहीं है। मतलब हम ज्यादातर जो चीजें जान रहे हैं, कैसे जान रहे हैं? अपनी प्रथाओं से, परंपराओं से, संस्कारों से, धर्म से, रीति रिवाजों से। लेकिन वो सत्य नहीं है। जैसे आपने प्लेटो का एलिगेरी ऑफ केव का सिद्धांत देखा था ना, कि हम तो इस गुफा में है ना भाई, हमको लग रहा है कि यही सच है। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे रीति रिवाज हैं, परंपरा है, रूढ़ियां हैं, संस्कृति है, धर्म है, बहुत सारी चीजें हैं। हमको लग रहा है कि यही सच है, लेकिन ये सच है ही नहीं। तो इसीलिए प्लेटो ने कहा कि ये जो कहा ना व्यक्ति ने, सोफिस्ट ने, कि सत्य बोलो, उसको सत्य का नॉलेज ही नहीं है तो क्या बोलेगा वो कहेगा कि जो मैं बोल रहा हूं वही सत्य है। समाज में बहुत सारे लोग बहुत सारी चीजों का विरोध क्यों करते हैं? क्योंकि उनको पता नहीं होता है। उनको लगता है कि ये तो हमारे परंपराओं के, संस्कृति के खिलाफ जा रही चीजें। क्यों? क्योंकि उन्होंने दूसरी दुनिया देखी नहीं है। एक समाज दूसरे समाज में एस्टैब्लिश नॉर्म्स का विरोध करता है, क्योंकि हर समाज एक गुफा में बंद है ऐसे। इसलिए कहा जाता है कि आप एक ग्लोबल व्यू रखो, सारे समाजों को आप देख लो, तो फिर आप सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा है क्या है, सही में डिसीजन ले पाओगे। लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट आजकल देखो हमारे समाज में। आप वही अपने घर में कर दो कि शादी नहीं करेंगे, लिविंग में रहेंगे, है दम ऐसा, ब्लास्ट हो जाएगा घर में, है ना। क्यों? क्योंकि ये हमारे समाज के अकॉर्डिंग सही नहीं लगता, है ना। हमारा समाज कहेगा वाह ये क्या हो रहा है, लेकिन यही कुछ आप दूसरे सोसाइटी में आप जाओगे, वेस्टर्न सोसाइटी में जाओगे, उनके लिए नॉर्मल है। वो कहते हैं कि जब तक हम 2-4 साल किसी को डेट नहीं कर लेंगे, किसी के साथ रिलेशनशिप में नहीं रहेंगे, तब तक हम उसके साथ शादी नहीं करेंगे। हाँ, हो भी सकता है कि पहले आप जानो समझो एक दूसरे को, और यहाँ ये कॉन्सेप्ट है ही नहीं आपके समाज में, है ना, घर वाले तय कर देंगे। तो अलग अलग समाज की धारणाएं अलग अलग होती हैं, ठीक है। ट्रुथ इनसे परे होता है, इसलिए कहा उसने, लिख लिया आपने, कि लेकिन प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना भी न्यायपूर्ण नहीं होता है। दूसरी बात भी है ना, उसने कहा प्रत्येक परिस्थिति में सत्य बोलना भी न्यायपूर्ण नहीं होता है। युधिष्ठिर ने क्या बोला था? युधिष्ठिर ने द्रोणाचार्य से क्या बोला था? अश्वत्थामा मरो नरो या कुंजरो। उसने ये कहा कि अश्वत्थामा तो मरा है, लेकिन अब वो हाथी है कि आदमी है मैं नहीं बता सकता। मान लो आपके घर में, मान लो कोई व्यक्ति किसी की जान के पीछे पड़ा हुआ है, भगत उसको दौड़ा रहा है, गोली मार दूंगा, और वो व्यक्ति आपके घर में आके छुप गया। पीछे से व्यक्ति आता है, कहता है क्या तुम्हारे घर में कोई आके छुपा हुआ है? तो आप कहो दे मैं सत्य बोलता हूं प्रभु, हाँ ये छुपा हुआ है। तो उसकी जान तो गई। तो हर परिस्थिति में सत्य बोलना भी न्यायपूर्ण नहीं होता, ठीक है। तो इस वजह से प्लेटो ने कहा कि ये बकवास आइडिया है सोफिस्टो तुम्हारा, इसको मैं नहीं मानता। अगली बार लिखिए। पॉलीमार्कस के अनुसार शत्रु के साथ शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता, आप भी यही करते होगे, है ना। कहते अब जैसा मेरे साथ रहोगी वैसे ही ना रहूंगी तुम्हारे साथ, है? तो मेरे बर्थडे में विश करोगे, गिफ्ट करोगे, तो हम तुम्हारे बर्थडे में विश करेंगे, गिफ्ट करेंगे। बराबरी वाला कॉन्सेप्ट आप करते हो, है ना।
तो थ्रेसिमेकस का न्याय है, क्या कहा था उसने कि शत्रुता और मित्र के साथ मित्रता ही न्याय है। पॉलीमार्कस, पॉलीमार्कस, ठीक है, लिख लिया। अब आगे लिखिए, प्लेटो के अनुसार, लेकिन इसमें प्लेटो इसको कैसे कंट्राडिक्ट कर रहा है देखना। प्लेटो के अनुसार न्याय की संकल्पना व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है। न्याय की संकल्पना व्यक्तिवादी चिंतन पर आधारित है, जिसमें व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर कार्य करते हैं। व्यक्ति अपने स्वार्थ के आधार पर काम करते हैं, ठीक है। मतलब अगर मित्र से भी उसका स्वार्थ की पूर्ति नहीं हो रहा है तो फिर वो मित्र के साथ मित्रता की कौन सी बात नहीं होगी। आपसे किसी की शत्रुता या मित्रता कब तक है? जब तक आपके स्वार्थ की पूर्ति हो रही है। कोई दोस्त क्यों है आपका? क्योंकि आपका उसमें इंटरेस्ट कन्वर्ज कर रहे हैं। और कोई शत्रु क्यों है आपका? क्योंकि आपके इंटरेस्ट कॉन्फ्लिक्ट कर रहे हैं उसमें, तो आपका शत्रु है। बहुत सारी पूरी दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको आप नहीं जानते, तो क्या आपके शत्रु मित्र हैं? वो ना शत्रु है ना मित्र हैं, आप न्यूट्रल है, तटस्थ है। आपके इंटरेस्ट जहां है वहां आप मित्रता करते हो, आपके इंटरेस्ट में जहां टकराहट होती है वहां आप शत्रुता करते हैं। तो मामला सारा किसका है? इंटरेस्ट का। आगे लिखिए, प्लेटो के अनुसार स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं होता है। स्वार्थ के आधार पर कार्य करना न्याय नहीं होता है। न्याय क्या है? अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना ही न्याय है। अपने नैतिक दायित्वों का पालन करना ही न्याय है। जैसे मान लो आप एग्जाम हॉल में बैठे हुए, बगल में आपका दोस्त बैठा हुआ है, उसको कुछ नहीं आ रहा है, आपको बहुत कुछ आ रहा है, और वो कहता है दिखाओ, दिखा दो, दिखाओ क्यों नहीं रही? क्वेश्चन नंबर 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा? अब आपका नैतिक दायित्व तो ये है कि उसको आप नकल ना कराएं, लेकिन आपका स्वार्थ वो कहता है नहीं दिखाओगे तो पार्टी नहीं मिलेगी, फिर दोस्ती खत्म यहां से, ठीक है, तो आप दिखा देते हो तुरंत। ये वाला क्वेश्चन ऐसा होता है। आगे लिखिए, थ्रेसिमेकस के अनुसार, थ्रेसिमेकस, अभी आपने पॉलीमार्कस लिखा है, अब आप लिखेंगे थ्रेसिमेकस, ठीक है। थ्रेसिमेकस के अनुसार, देखा भाई, थ्रेसिमेकस ने यह कहा कि न्याय वाय सत्य सत्य कुछ नहीं है, ये सब बकवास आइडिया है। जो पावरफुल है वो जो कर दे वही न्याय है, जो कर दे वही ट्रूथ है, ठीक है। ऐसा कहा थ्रेसिमेकस ने। उसने कहा कि ये सब फालतू के जो है तो लोगों के आडंबर हैं, जो पावरफुल व्यक्ति जो करे वही न्याय है। ऐसा किसने कहा? थ्रेसिमेकस ने। तो लिखिए, हाँ भी बता रहे हैं ना, ठीक कहा कि गलत कहा। थ्रेसिमेकस के अनुसार, थ्रेसिमेकस के अनुसार, बताइए, बस खत्म ही, 5 मिनट और 10 मिनट, हाँ आ जाइए, ठीक, ठीक है, लिख लिया कि क्या लिखा? थ्रेसिमेकस के अनुसार शक्तिशाली का हित ही न्याय है और शासकों का स्वार्थ और भलाई ही न्याय है। हित, शक्तिशाली का हित ही न्याय है, शासकों का स्वार्थ और भलाई ही न्याय है। जबकि प्लेटो ने कहा कि समूचे समाज की भलाई न्याय है, किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग मात्र का नहीं, ठीक है, देख लिया। जबकि प्लेटो ने कहा कि समूचे समुदाय का हित ही न्याय है, किसी व्यक्ति विशेष या वर्ग विशेष का नहीं, ठीक है। अभी आप लोग थ्रेसिमेकस से बहुत सहमति दिखा रहे थे, है ना? यस, सोसाइटी में ही चल रहा है थ्रेसिमेकस का न्याय। तो उसी चीजों को आपको दूर करने की जरूरत है, ठीक है। आप पढ़ क्यों रहे हो कि जो चल रहा है वो ना चले, जो सही होना चाहिए वही चलना चाहिए, ठीक है, आपकी जिम्मेदारी ये है। लेकिन आप ज्यादातर समाज ऐसा है कि पढ़ भी लेता है, समझ भी लेता है और फिर भी गलत करता है। जैसे अभी आपने देखा होगा, कुछ दिनों पहले एक IAS टॉपर था, उसने इथिक्स की एक बुक लिखी,
इथिक्स की एक बुक लिखी, उसकी बुक बहुत बिकी। इथिक्स मतलब समझ रहे हो, लोगों को नैतिकता सिखाने वाली, और बाद में उसके ऊपर 100 करोड़ का करप्शन का आरोप लगा, कि लगा कि उसने 51 करोड़ रुपए घूस लिए, कुछ मामला था तो फिर उसको सुलटा दिया ऐसा। तो आप पढ़ भी रहे हो, कर बता भी रहे हो, और फिर आप गलत भी कर रहे हो, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आगे लिखिए। प्लेटो के अनुसार शक्तिशाली व्यक्ति की बजाय न्यायपूर्ण व्यक्ति का ज्यादा महत्व है। शक्तिशाली व्यक्ति की बजाय किसका महत्व है भाई? न्यायपूर्ण व्यक्ति का। अगर एक आदमी भी पूरे समाज में सही है, ठीक है, पूरा समाज गलत का साथ दे रहा है, लेकिन एक आदमी सही का साथ दे रहा है, तो ज्यादा महत्व किसका होना चाहिए? उसका जो न्याय का साथ दे रहा है। उसको समस्याएं हो सकती हैं, उसको प्रॉब्लम हो सकती हैं, ठीक है, उसको लगेगा कि मेरे साथ कोई खड़ा नहीं है, मैं तो अकेले हूं, लेकिन अगर वो सही है तो ज्यादा इंपॉर्टेंस उसी का होना चाहिए। ठीक है, तो लिख लिया आपने क्या कि, ठीक है, एक अन्यायी व्यक्ति की बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज्यादा है। एक अन्यायी व्यक्ति की बजाय एक प्रसन्न व्यक्ति का महत्व ज्यादा है। आप लोग खुश हो कि नहीं हो? आप अपने जीवन से खुश हो? सारे लोग ईमानदारी से बताएंगे, यहाँ पे भी ईमानदार, हाँ बिल्कुल ईमानदारी से बताना है। इस क्लास में कोई अपने जीवन से खुश है? कोई खुश नहीं है? मतलब एक दो लोग हो सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग असंतुष्ट और दुखी ही हैं, है ना? तो दुख का कारण क्या है? दुख का कारण यह है कि हम जैसा जीवन चाहते हैं वैसा जीवन नहीं चल रहा है, इसी वजह से दुखी है ना? अब इस दुख के दूर करने का प्रयास करेंगे। जैसा जीवन चाहते हो आप वैसा जीवन आपका बने, आपका हो, तभी तो दुखों की पूर्ति मतलब खत्म होगा, है ना? ठीक है, आगे लिखिए। अगली लाइन है, क्या लिखा आपने? क्या लिखा? जमा तो ज्यादा है, ठीक है। ग्लूकॉन के अनुसार, एक लास्ट बचा है, ग्लूकॉन के अनुसार न्याय मनुष्यों के परस्पर समझौते का परिणाम है। उन्होंने कहा कि देखो ये सब कुछ नहीं होता, जो उन्होंने कहा न्याय कैसे आता है? समझौते से। कभी कभी समझौते से आप न्याय करते हो कि नहीं करते हो? हा? कि चलो ये बात मैं तुम्हारी मानूंगा, ये बात तुम हमारी मानना, न्याय और शांति स्टेब्लिश करते हैं, है ना? आज से तुम उसको लाइक मत करना, मैं इसको लाइक नहीं करूंगी, तुम वहां मत जाना, मैं यहां नहीं जाऊंगी। ऐसा होता है कि नहीं होता है? कि अगर तुमको मैं इससे बात करती हूं तो पसंद नहीं है तो नहीं करूंगी, लेकिन तुम उससे बात करते हो तुम भी मत करना, मुझे भी नहीं पसंद। ये क्या है? ये समझौता है, ठीक है। तो ग्लूकोन ऐसा कह रहा है, लिखिए, लिख लिया। उनके अनुसार, अरस्तु के अनुसार, अरे प्लेटो के अनुसार, ठीक है, न्याय बाह्य नहीं बल्कि न्याय आंतरिक होता है। मतलब न्याय समझौते से नहीं आता, न्याय आपके अंदर से आता है। न्याय बाह्य नहीं बल्कि न्याय आंतरिक होता है। यह कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं हो सकता है। यह कृत्रिम रूप से निर्मित नहीं हो सकता है। इसका निर्माण शिक्षा के द्वारा ही संभव है। यह ऐसे आर्टिफिशियल नहीं आता कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट कर लो, समझौता कर लो, न्याय हो जाएगा, नहीं हो सकता, ठीक है। यह कैसे होता है? ये शिक्षा के माध्यम से आपके आंतरिक रूप से ये विकसित होता है, ठीक है। तो अगर आप इंटरनल रूप से पीस, जस्टिस, लविंग पीपल हो, तभी आपके जीवन में प्रसन्नता आएगी। अगर आपके अंदर लोभ, लालच, क्रोध, मोह ज्यादा है तो आपके अंदर अप्रसन्नता ज्यादा रहेगी, ठीक है। तो जितने भी फिलोसफर आप पढ़ोगे, प्लेटो से तो शुरुआत है, अभी आगे एक से बढ़ के एक लीजेंड है। हाँ, मैकियावेली तो जस्ट अपोजिट है उसी खाते का, ठीक है चीजें। वो कहता है जैसा रहोगे वैसा दिखो मत, जो बोलो करो मत, ठीक है। तो वो अलग बात। हाँ, वही तो खासियत यही है कि आप सबको देखोगे, सबको पढ़ोगे, और फिर एक अपना
जो व्यू है वो पैदा करोगे कि हमको सबसे सीखना है, और फिर एक नया कॉन्सेप्ट निकलेगा। ठीक है, तो चलो आज इतना बहुत है यहाँ तक। हाँ, अगली क्लास है, इसके बाद हम बात करेंगे।